द बाइक राइडर्स एक अमेरिकन फिल्म है। एक फोटोग्राफर डैनी लियोन सन 1965 से 1975 के बीच मिडवेस्ट शिकागो के एक मोटरसाइकिल क्लब का इंटरव्यू लेता है। ये फिल्म उसी फोटोग्राफर की लिखी किताब से इंस्पायर्ड है। ये कहानी एक मोटरसाइकिल क्लब से गैंग बन जाने और अपने आप में ढहकर खत्म हो जाने की कहानी है। कैथी की फ्रेंड को पैसों की जरूरत थी। उसने उसे मिलने के लिए एक बार में बुलाया है। तब शायद उसने सोचा भी नहीं था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी को ऊपर से नीचे तक बदल देगी। बार में घुसते ही कैथी अनकंफर्टेबल हो गई। यहाँ ढेर सारे आदमी हैं, लेदर और जीन्स जैकेट में बियर की बोतल लिए उसे ही घूर रहे हैं। उसने भीड़ में जगह बनाते हुए किसी तरह अपनी फ्रेंड को ढूंढ लिया। वो एक आदमी जिसे वे कॉकरोच कहते हैं उसके साथ बैठी है। कॉकरोच नाम इसलिए क्योंकि उसे कीड़े खाना पसंद है। जब कैथी अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, उसने नोटिस किया कि कुछ लड़के उसे देखकर कुछ फुसफुसा रहे हैं, जैसे कोई प्लान बना रहे हों। वो घबराकर वहां से उठ गई और जाने लगी। तभी उसने बेनी को देखा। उन जंगलियों की भीड़ में सबसे हैंडसम वही है, पर उसके फेमस होने की वजह अलग है। वो अपने मोटरसाइकिल एक्सीडेंट और ट्रैफिक वायलेशन के लिए जाना जाता है। कोई भी लड़की उसकी बाइक पर बैठना नहीं चाहती है। जब कैथी वहां थोड़ा हिचकिचा रही थी, एक आदमी जॉनी वहां आता है। कहता है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बताता है कि वो इस ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ग्रुप के बाकी लड़कों की हूटिंग की वजह से वो बेनी की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। एक्सप्रेसवे पर भागती 1200 सीसी इलेक्ट्रा की आवाज एक अलग ही धुन है। ऐसा थ्रिल उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस रात जब कैथी अपने घर पहुंची तो उसका बॉयफ्रेंड घर के बाहर बैठकर उसे और बेनी को घूर रहा है। ये मिलन के लिए एक मादा पर नर के प्रभुत्व की लड़ाई है। बेनी रात भर उसके घर के बाहर बैठा रहा। ये उसके बॉयफ्रेंड को जैसे चैलेंज हो। आखिरकार कैथी का बॉयफ्रेंड तंग आकर वहां से चला गया। अब कैथी पर बेनी का हक है। वे किसी जानवर से कम नहीं है। उनके लिए जंगल का कानून चलता है। आज बेंजामिन ने 20 से ज्यादा ट्रैफिक वायलेशन किए। पूरे शहर में फुल स्पीड पर अपनी मोटरसाइकिल भगाता रहा। उसे पकड़ने के लिए कई पुलिस कार और मोटरसाइकिल दस्ते लगे, पर वो तब तक नहीं पकड़ा गया जब तक कि उसका पेट्रोल खत्म नहीं हो गया। उस पर $2500 का चालान ठोक दिया गया और लाइसेंस रद्द कर दी गई। कुछ समय पहले ग्रुप के प्रेसिडेंट जॉनी को टीवी शो देखते हुए ये ख्याल आया था कि उसे भी एक मोटरसाइकिल क्लब बनाना चाहिए। तब जॉनी और उसके एक दोस्त जिमी गुडपास्टर ने मिलकर एक रेसिंग क्लब बनाया, जो बाद में 2 हिस्सों में टूट गया। इसी के एक हिस्से का नाम वेंडल्स मोटरसाइकिल क्लब है। इस क्लब के शुरुआती मेंबर्स जिंदा दिल और यूनिक थे। क्लब का एक नियम है, अगर कोई भी मेंबर क्लब के प्रेसिडेंट जॉनी की राय से असहमत है तो उसे चैलेंज कर सकता है। चैलेंज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हाथों से मुकाबला और दूसरा तरीका है चाकुओं से मुकाबला। आज एक आदमी फैट जैक ने जॉनी को चैलेंज किया क्योंकि जॉनी ने वेंडल्स ग्रुप के दूसरे ब्रांच खोलने के उसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। आज चैलेंज के निपटारे का दिन है। इधर एक तरफ औरतों और बच्चों का पिकनिक हो रहा है, एक तरफ स्टंट और रेसिंग है, तो दूसरी तरफ जॉनी और फैट जैक में मुकाबला चल रहा है। लंबे चले फिस्ट फाइट और उठा पटक के बाद जॉनी ने फैट जैक को हरा दिया, पर आखिरकार उसने वेंडल्स के नए ब्रांच को शुरू करने की इजाजत दे दी। क्लब के एक मेंबर ब्रूसी ने पूछ लिया कि अगर उसे फैट जैक की बात माननी ही थी तो उससे मुकाबला क्यों किया, पर असल में ये सब क्लब में जॉनी की धौंस जमाए रखने के लिए था। कोई भी प्रेसिडेंट को मुंह उठाकर अपना आइडिया नहीं दे सकता है। इस मुकाबले से वे सभी ये सबक सीख चुके होंगे। जब नए लोग भी क्लब से जुड़ने लगे तो वेंडल्स बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। दूसरे क्लब भी उन्हें ज्वाइन करने लगे। जब वे सड़कों से गुजरते थे तो उनके रौब की अलग ही बात होती थी। कई नौजवान और चोर उचक्के भी उन्हें ज्वाइन करने का सपना देखते थे। एक पिकनिक के दौरान वेंडल्स के एक मेंबर कैल से एक दूसरे क्लब के मेंबर की बहस हो गई। हालांकि जॉनी और उसके ग्रुप का उनसे लड़ने का कोई प्लान नहीं था, पर जब बेनी ने देखा कि किसी बात पर माहौल गर्म है तो वो सोचे समझे बगैर उन पर टूट पड़ा। मजबूरन सभी को भाईचारा दिखाने के लिए लड़ना पड़ा। जब वे सभी लड़ कर थक गए, उन्होंने साथ में आराम किया और बियर पी। फिर इंजन मॉडिफिकेशन को लेकर ढेर सारी बातें की। किसी भी मोटरसाइकिल ग्रुप के मेंबर अपने ग्रुप की जैकेट केवल तभी पहनते हैं जब वे साथ में होते हैं, क्योंकि अकेले जैकेट पहनकर घूमने पर वे आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उनके ढेरों दुश्मन भी हैं, पर बेनी हमेशा अपना जैकेट पहने रहता है, चाहे वो सबके साथ हो या फिर अकेले हो। एक दिन एक बार में इसी जैकेट की वजह से बेनी को पीट दिया गया।
इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसका पैर टूट गया। पर जब कैथी हॉस्पिटल में उससे मिलने पहुंची तो बेनी को चिंता केवल इस बात की थी कि कहीं डॉक्टर उसका पैर न काट दें। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो मोटरसाइकिल कैसे चलाएगा। जब जॉनी को पता चला कि एक बार में बेनी को बुरी तरह पीटा गया है तो वो अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंच गया और पूरे बार को आग लगा दी। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस भी उनके जाने तक वहीं रुककर इंतजार करती रही। पहली बार उन्हें शहर में अपने ग्रुप के खौफ का पता चला। डॉक्टर ने बेनी को 2 महीने तक रेस्ट की सलाह दी है। किसी भी तरह का जोर पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। अभी 3 हफ्ते ही हुए थे कि जॉनी उससे मिलने पहुंच गया। उसे डेटोना रेस में हिस्सा लेने की बात कर रहा है। पर कैथी को यह बात अच्छी नहीं लगी। अब वो बेनी की पत्नी है और उसकी परवाह करती है। उसने क्लब में जाकर खूब हंगामा किया। इधर शिकागो में मोटरसाइकिल कल्चर इतना प्रभावी होने लगा है कि कम उम्र के लड़के भी 2-4 लोगों का ग्रुप बनाकर आवारागर्दी करने लगे हैं। इतने डेस्परेट हैं कि वैंडल्स जैसे बड़े ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद ग्रुप उन्हें ताकत और हैसियत में कुछ होने का एहसास दिलाती है। आज जॉनी ने अकेले में बेनी से बात की। चाहता है कि उसके बाद वो ग्रुप का लीडर बने, क्योंकि उसके बाद लोग किसी की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं तो वो वही है। हालांकि ब्रूसी बेनी से बेहतर है, पर इस तरह के ग्रुप को चलाने के लिए दिमाग के बजाय मसल का होना ज्यादा जरूरी है। पर बेनी खुद को इस काबिल नहीं समझता है। उसने जॉनी को मना कर दिया। फिर एक दिन एक दुर्घटना हुई। एक शांत राइड के दौरान ब्रूसी का एक्सीडेंट हो गया। उसने पीछे से एक कार को ठोक दिया और उसकी मौत हो गई। जब पूरा ग्रुप अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने पहुंचा तो ब्रूसी की मां ने प्रेसिडेंट जॉनी के मुंह पर थूक दिया। कोई भी अपने बच्चों को ऐसे मोटरसाइकिल ग्रुप के चक्कर में बर्बाद होते कैसे देख सकता है। उसके लिए तो ब्रूसी की मौत का जिम्मेदार वैंडल्स ही है। उस शाम जब वे ब्रूसी की मौत का गम मना रहे थे, एक लड़का उनसे मिलने पहुंचा। कई दिनों से वो उन्हें फॉलो कर रहा था। कहता है कि उसे भी ग्रुप में शामिल होना है, पर वे कम उम्र के हैं और जॉनी ऐसे लड़कों को ग्रुप में शामिल नहीं करता है। लेकिन जब उसने जोर दिया कि वो कुछ भी कर सकता है तो जॉनी ने उसकी परीक्षा ली। कहा कि तुम्हारे ग्रुप में से केवल तुम्हें वैंडल्स में शामिल करूंगा, और वो लड़का तुरंत अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए राजी हो गया। तब जॉनी ने उसे झिड़क दिया। कहा कि यहाँ किसी ऐसे को जगह नहीं मिलती है जो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देता है। उस लड़के ने जॉनी पर चाकू से हमला कर दिया, पर जॉनी को केवल खरोच ही आई। हालांकि तब जॉनी को समझ जाना चाहिए था कि लोग वैंडल्स को किसी मोटरसाइकिल क्लब के बजाय अब किसी गैंग की तरह देखते हैं जो चोर, उचक्कों और बदमाशों का सेफ हाउस है। ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि इसमें कई ऐसे नए लोग भी शामिल हैं जिनके लिए वैंडल्स का मतलब गुंडागर्दी है। आज जब ग्रुप का पुराना मेंबर कॉकरोच बियर पीते हुए कुछ नए साथियों से अपने फ्यूचर प्लान की चर्चा करता है कि वो वैंडल्स छोड़कर मोटरसाइकिल पुलिस में शामिल होना चाहता है, तो उन नए बंदों ने कॉकरोच को बुरी तरह पीटा। आज जैसे इतना ही काफी नहीं था, कुछ नए लोगों ने कैथी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर मौके पर जॉनी नहीं पहुंचता तो कैथी का बुरा हाल हो जाता। जॉनी भी वैंडल्स को बेकाबू होते देख सकता है। अब पुराने नियम यहाँ नहीं चलते हैं। कॉकरोच डरा हुआ है। उसका एक हाथ और 2 पसली टूट चुकी है। जॉनी से मदद मांगता है। कहता है कि अगर नए बंदों को पता चल गया कि वो ग्रुप छोड़ रहा है तो वे उसे मार डालेंगे। जॉनी के पास इसका एक उपाय है। एक दिन जॉनी बेनी से कहता है कि वो अपनी रिवॉल्वर लेकर पहुंचे, उसके साथ चले, उन्हें कॉकरोच की मदद करनी है। उसे लगा कि जॉनी कॉकरोच को मार डालेगा। फिर जॉनी ने कॉकरोच से पूछा कि क्या वो तैयार है। फिर उसके पैरों में गोली मार दी। ऐसा शूट किया कि कुछ समय तक मोटरसाइकिल चला ना सके। अब कॉकरोच के पास क्लब ज्वाइन नहीं करने का एक सॉलिड बहाना है। बेनी भी ये देख सकता है कि नए लोगों के दबाव में जॉनी के लिए क्लब चलाना मुश्किल होने लगा है। वो इस बात से भी दुखी है कि कैथी के साथ जबरदस्ती करने वाले अब भी क्लब में हैं। हालांकि जॉनी ने क्लब को चलाने के लिए बेनी से उसका साथ भी मांगा, पर बेनी ने मना कर दिया। वो उसकी इस विरासत को ढोना नहीं चाहता है। अचानक बेनी कहीं चला गया। कई महीनों तक उसका कुछ अता पता नहीं चला। इधर एक दिन वो लड़का फिर से वापस आया जो एक समय क्लब से जुड़ना चाहता था और जिसने जॉनी पर चाकू से हमला भी किया था। आज वो बताता है कि वो भी वैंडल्स के एक ब्रांच का मेंबर है और क्लब को चलाने की उसके तरीके को चैलेंज करता है। अब चैलेंज के निपटारे के 2 तरीके हैं। ये नियम पहले से चला आ रहा है। उस लड़के ने चैलेंज के निपटारे के दूसरे तरीके को चुना, यानी चाकू के साथ मुकाबला करना। हालांकि दोनों ही मुकाबले में चाहे मुकाबला फिस्ट से हो
या चाकू से, उस लड़के का जॉनी से जीतने का कोई चांस नहीं है। पर मुकाबले से पहले जॉनी बेनी को ढूंढते हुए उसके घर चला गया, पर वो अब भी घर नहीं लौटा है। जॉनी थोड़ा नर्वस है, ऐसे वक्त में शायद बेनी को अपने साथ रखना चाहता है। मुकाबले वाली रात वेंडल्स के पुराने साथी कोर्की और वाहू जॉनी के साथ थे। सबको पता है कि जॉनी आसानी से उस लड़के की छुट्टी कर देगा। जब सभी मुकाबले के इंतजार में बैठे थे, उस लड़के ने पूरे ग्रुप के सामने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाली और जॉनी को शूट कर दिया। सीने में एक गोली और जॉनी की मौत हो गई। इसी के साथ वेंडल्स का गोल्डन एज खत्म हो गया। ना ही कोर्की ने और ना ही वाहू ने और ना ही किसी दूसरे मेंबर ने इसका विरोध किया। उन्होंने चुपचाप उस नए लड़के को अपना लीडर मान लिया। उसके प्रेसिडेंट बनते ही वेंडल्स एक गैंग बन गया। ड्रग डीलिंग, मर्डर, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, अब ये सब वेंडल्स की पहचान हो गई। किसी ने अपने पुराने लीडर जॉनी का बदला उससे नहीं लिया, ना ही किसी पुराने साथी ने हिम्मत जुटाई। जब बेनी को जॉनी की मौत का पता चला तो वो वापस आ गया, पर रोने के अलावे उसने भी कुछ खास नहीं किया। जॉनी, जिसने एक समय बेनी की टांग तोड़ने पर एक पूरे क्लब को जला दिया था, आज उसके लिए उसके साथियों ने कुछ नहीं किया। उसके बजाय क्लब को आसानी से उसके हत्यारे को छीन लेने दिया। जॉनी का अंत ऐसे ही लिखा था। शायद एक लीडर का अंत ऐसे ही होता है, जो सबके लिए लड़ता है, पर जब मौका आता है उसके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। बेनी बाद में कैथी के साथ फ्लोरिडा चला गया, अपने कजन के गैराज में काम करता है। बाकी पुराने साथी भी छिटक गए। इस तरह एक मोटरसाइकिल क्लब एक क्लब से गैंग में बदल गया और उसकी आत्मा खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।